हेलो स्टूडेंट्स। अगर कहीं टारगेट अचीव करने की बात आती है या फिर लीडरशिप की बात आती है तो सबसे पहले एक कंट्री का नाम आता है, दैट इज इंडिया। यानी इंडिया हर चीज में आज लीड कर रहा है, चाहे वो किसी डिफेंस से रिलेटेड हो, किसी कंट्रीज के वॉर को रुकवाने वाली बात हो, या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शंस लेने की बात हो, तो इंडिया आपको सबसे आगे मिलेगा। डेफिनेटली ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि इंडिया जैसी कंट्री और स्पेशली इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है इस बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। डेफिनेटली यूएस यूके से भी ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चढ़ के वॉर लेवल पे इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरी कंट्रीज के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि जब इंडिया जैसी कंट्री इतनी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप उठा सकती है, तो वो बड़ी जो कंट्रीज अपने आप को कहलाती हैं, बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, वो क्यों नहीं कर सकती। डेफिनेटली इंडिया इसमें लीड कर रहा है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे सेट किए हैं और खुद यूएस और यूके ने इसको प्रेज भी किया है कि डेफिनेटली, और यूके ही नहीं और यूएस के अलावा भी और भी बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड की। खुद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने इंडिया को प्रेज किया है कि इंडिया कहीं ना कहीं ऐसे लीडरशिप के अंडर में है जहां पे वो बहुत ही अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं। हालांकि जब एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे इंडेक्स आते हैं तब इंडिया को बहुत ही पीछे वाली कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। रियलिटी में हम काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने टारगेट डिसाइड किए हैं। कॉप 26 में पंचामृत हमने क्या डिसाइड किया था और हमने आज क्या अचीव किया है और दूसरी कंट्रीज वो अचीव क्यों नहीं कर पाए। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो इंडियाज क्लाइमेट लीडरशिप outpacing the US and UK in fulfilling climate commitment। क्लाइमेट की जितने भी कमिटमेंट्स थे, इंडिया यूएस और यूके को एक तरीके से आउट स्पेसिंग कर रही है, यानी बाहर निकाल रही है, उनसे ज्यादा तेज बढ़ के आगे आ रही है और पॉल्यूशन को कम करने में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी कर रही है। डेफिनेटली ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जो हमें बता रही है कि इंडिया ने काफी कुछ साल से, यानी पिछले 10-20 साल से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए। वन रेस in which India is beating US and UK। डेफिनेटली इकोनॉमी में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी इंडिया दूसरी कंट्रीज को बीट कर रही है धीरे धीरे करके। हम आसपास जो सब कॉन्टिनेंट के आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां तो सबसे ज्यादा लीड करते ही हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज को भी हम सरपास कर जाएंगे और उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही सालों की बात है, जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट रहती है। डेफिनेटली यहां पे हम चांस है कि इंडिया भी इन कंट्रीज के आसपास पहुंचे या फिर इसको क्रॉस भी कर जाए। तो डेफिनेटली एनवायरमेंट में तो हम कर चुके हैं और इकोनॉमी में भी अब इसको करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ग्लोबल एमिशन की अगर हम बात करें, हैव रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल, एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे रिटर्न आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कंट्रीज क्लाइमेट प्लेज आर फेलिंग। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो ठीक से जो उन्होंने प्लेज लिए थे, यानी स्पेशली जो कॉप 3 हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद में कॉप 21 हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, इन सब एग्रीमेंट्स के अंदर में जो भी प्लेजेस लिए गए थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस सेट किए गए थे कंट्रीज द्वारा, वो अब कितना उन्होंने अचीव किया है। बारी है उन चीज को देखने की, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट होने वाला है जहां पे हम 2025 से लेकर 2030 तक के बीच में अपने टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर इंडिया स्टैंड आउट। डेफिनेटली इंडिया सबसे बेटर कर रहा है यहाँ पे बाय मेकिंग टेंजिबल प्रोग्रेस इन फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट। हमने पूरी करी है, बैलेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने लिया है। आपको पता होगा कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी बोला था, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द रीजन बट वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमने ये पॉल्यूशन नहीं किया है, लेकिन हम डेफिनेटली इस पॉल्यूशन को कम करने में पार्टिसिपेट करेंगे और आगे भी ऐसे हमारा जो मोटो है वो वही रहेगा। हम पॉल्यूशन को किसी भी तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। प्लस
दूसरी कंट्रीज को भी साथ लेके आगे बढ़ेंगे ताकि सब पूरे वर्ल्ड से हम पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सके, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को कम कर सके। इंडिया अलोंगसाइड चाइना इज अमंग द टॉप 3 ग्रीन हाउस एमिशन प्रोड्यूसर्स हैं। डेफिनेटली चाइना, इंडिया और जो यूएसए है, ये 3 बड़े ग्रीन हाउस प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद आते हैं रशिया, यूरोपियन यूनियन और उसके बाद में हमारी अफ्रीकन कुछ कंट्रीज आती हैं। तो ये अगर हम इसका चार्ट देखें तो सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है, यानी डिपेंडिंग ऑन दी मंथ्स और ईयर, ये डिपेंड करता है कि किस साल कितना ज्यादा हुआ, बट ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो 32-33% के आसपास पूरे वर्ल्ड का पॉल्यूशन चाइना ही कर लेता है, इससे भी ज्यादा कई बार करता है। उसके बाद में अगर हम सेकंड देखते हैं, दैट इज यूएसए। यूएसए 15.2% पॉल्यूशन करता है पूरे वर्ल्ड का। वहीं पे इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है वो 5 से मैक्सिमम 6% तक रहता है। और उसके बाद आती है हमारी यूरोपियन यूनियन, जापान और रशिया जैसी जो कंट्रीज है और जैसे जो ग्रुप है। और इसके अंदर में अगर हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर की लिस्ट में आ रहे हैं, टॉप 3 के अंदर अगर इंडिया आ रहा है, डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे चाइना है और यूएसए है, वो लगभग 50% के आसपास का पॉल्यूशन कर रहा है और हम सिर्फ 5% के आसपास पॉल्यूशन कर रहे हैं। बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग आवर बेस्ट, विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउएवर इट स्टैंड, अगर इसकी सपोज कीजिए फर्दर अगर हम देखते हैं, इट स्टैंड आउट पॉजिटिवली एज वन ऑफ द ओनली 6 G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज में आप जानते होंगे कि एक तरीके से G20 प्लस में यूरोपियन यूनियन की भी कंट्रीज इसमें ऐड हो रही हैं। और ये सारी इकोनॉमीज में अगर कंपेयर करें तो टॉप 6 जो है उनमें से इंडिया उनको लीड कर रहा है। वहीं पे इन कॉन्ट्रास्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक द यूएसए और यूके को भी अगर हम देखें, हिस्टोरिकली अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें, मेजर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूटर टू एमिशन आर स्ट्रगलिंग टू फुलफिलिंग देयर क्लाइमेट जो टारगेट्स थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया सारे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन यूनियन प्लस में हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें और G20 में भी अगर हम बात करें तो वी आर लीडिंग दिस पर्टिकुलर नोबल कॉज में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम इसको लीड भी कर रहे हैं। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो कंट्रीज लाइकली टू अचीव द टारगेट, कितना किसके परसेंट चांसेस है, कितना वो प्रोड्यूस कर रही हैं, डेफिनेटली ये कंट्रीज जो है ये चांसेस हैं कि अपने टारगेट को अचीव जल्दी से जल्दी कर लेंगी, जिसमें चाइना अभी के टाइम पे लगभग 30% के आसपास प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया लगभग 7.8, यूरोपियन यूनियन 6.1, रशिया 5.1, मैक्सिको 1.3 एंड टर्की। यानी यहां पे ये दिखा रहे हैं कि ये जो 6 कंट्रीज हैं ये अपने लेवल में अपने सबसे टॉप में जा रही हैं, ये पूरा ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से पॉल्यूशन कम हो जाए। इनके जो लेगर्स हैं, जो लीडर्स हैं, they are actually leading this particular thing and they are approaching the good approach, top to down and down to top approach हमने अडॉप्ट की है, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ आप इन कंट्रीज को अगर देख रहे हैं तो इन कंट्रीज के अंदर में यूएस, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरेबिया, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूके अगर आपको दिखाई दे रहा है, नो डाउट इसमें यूएसए है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, बट ये भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा। और दूसरी जो कंट्रीज ये सामने हैं आपके, ये कंट्रीज भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए। डेफिनेटली अगर इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो सबसे जो बड़ा प्रोड्यूसर है यहाँ पे चाइना और यूएसए। तो चाइना तो अब लगता है कि कुछ ना कुछ ये करेगा, क्योंकि बीजिंग की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, बीजिंग के सिटीज के अंदर में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल है पिछले 10 सालों में इन्होंने काफी ज्यादा कम कर लिया है। तो चाइना इज एक्चुअली पुटिंग देयर एफर्ट्स एंड ट्राइंग देयर बेस्ट, बट यहाँ पे यूएस से जो उससे ज्यादा इकोनॉमी रखता है, डेफिनेटली पॉल्यूशन चाइना से कम करता है, लेकिन फिर भी एफर्ट्स इसके द्वारा ज्यादा नहीं डाले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। और जो एनडीसीज है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो इन्होंने COP26 के अंदर में, COP21 के अंदर में इन्होंने जो सबमिट किए थे UNFCCC को,
वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं, या फिर ये अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में एनवायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं। एंड दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनीथिंग, दे आर एक्चुअली कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द पॉल्यूशन, दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है, इनका पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते हमें अपने पॉल्यूशन को कम करने का भी ध्यान में रखना चाहिए। फर्दर अगर हम अपने कमिटमेंट्स की बात करते हैं, जो COP26 में पंचामृत नाम से हमने लॉन्च किया था, यानी हमने 4-5 प्लेज लिए थे। इन प्लेज का मतलब है कि कंट्री अपने पूरे एफर्ट्स डालेगी इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। हर कंट्री को अपने अपने प्लेजेस जो है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से सबमिट करने थे UNFCCC को, और उसके बाद में फिर डिसाइड होता कि कौन कितना अचीव कर पा रहा है और कितना अचीव नहीं कर पा रहा है। हमने जो अपनी तरफ से प्रॉमिसेस किए थे, उसमें से पहला प्रॉमिस है, हमारा पहला प्लेज है, इंडिया कमिटमेंट टू 45% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP बाय 2030 बेस्ड ऑन द 2005 लेवल। यानी यहां पे थोड़ा समझने की बात है, इसका मीनिंग है GDP एमिशन इंटेंसिटी। GDP एमिशन इंटेंसिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी कंट्री ने, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमने अगर कहीं चूल्हा जलाया है यहां, या फिर कहीं पे फायर लगी है, या फिर कहीं स्टबल बर्निंग हुई है, इस तरह की जो भी बर्निंग से निकलने वाले, या फिर किसी ने कहीं पे कोई आग लगा दी है, कोई भी फॉरेस्ट फायर हो गई, इस तरह की जो भी हमारी फायर है उससे जो पॉल्यूशन एमिट हुआ है, चूल्हा से हुआ है, फायर से हुआ है, स्टबल बर्निंग से हुआ है, या किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से फायर लगी है, उनसे जो जनरेटेड पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन ने हमारी GDP में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट पॉल्यूशन एमिट हुआ है। एक दूसरा पॉल्यूशन है जो हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर में, पावर प्लांट्स के अंदर में, यानी पावर प्लांट्स के अंदर में, जो इंडस्ट्रीज के अंदर में जो, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर में जो प्रोडक्शन हुआ है, सर्विस सेक्टर से जो पॉल्यूशन एमिट हुआ है, ये वाला जो पॉल्यूशन है इसने GDP में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इन एक्टिविटीज ने GDP में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जितना पॉल्यूशन 2005 में जनरेट हुआ था, जिससे GDP जनरेट हुई थी, इसको याद रखिएगा, जितना पॉल्यूशन हमारा जनरेट हुआ था जिससे GDP भी बढ़ी थी, उसको डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं, क्योंकि घर में किसी का चूल्हा चल रहा है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर है, और कहीं पे अगर सपोज कीजिए स्टबल बर्निंग है, उसको बहुत ज्यादा हमें अच्छी रेट से रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, पावर प्लांट्स, यहां से व्हीकल एमिशंस, इन सब से तो हम इनको रोक सकते हैं। यहां पे जो हमारे जो एमिशंस हुए हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, तो जिन एक्टिविटीज से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ और उससे GDP जनरेट हुई, उसका 45%, यानी 2005 में अगर 100% था, तो 2030 के अंदर में हम उस पर्टिकुलर GDP एमिशन का, यानी यहां पे हमारा मान लीजिए एमिशन हुआ था, पॉल्यूशन हुआ था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का हम यहां पे अब 45% कम कर देंगे, यानी सिर्फ 55% ही यहां पे एमिट होगा। तो पहले 100% जो था, अब सिर्फ 55% होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, ये ओवरऑल पॉल्यूशन का नहीं है, ये सिर्फ उस वाले पॉल्यूशन का है जिससे GDP जनरेट हुई थी 2005 में, वही हमारा उसका 45% GDP एमिशन इंटेंसिटी हम कम करने का टारगेट रख रहे हैं 2030 तक। सो दिस इज आवर प्लेज। इसके अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो 2% की हर साल हमें बढ़ोतरी मिल रही है। सक्सेसफुली हम इसको रिड्यूस कर भी पा रहे हैं और डेफिनेटली 2030 तक इसको अचीव भी कर लेंगे। हाउएवर टू मीट 2030 टारगेट इट नीड टू एक्सेलरेट रिडक्शन टू 2.7, जो 2% का जो रेट से जिससे हम जो एमिशन है उसको कम कर रहे हैं, जस्ट इसको अगर हम 2.7 कर दे तो हम बहुत जल्दी टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं।
While emission intensity is declining, total emission can still rise. Development continues, especially in energy and industrial sector. And definitely अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी के साथ साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ा, तो उसका जो परसेंटेज जो आपको एवरेज नॉर्मलाइज करना पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा जिस तरीके से, यानी अगर हम पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी कम करने की बात करें, तो ओवरऑल पॉल्यूशन भी तो बढ़ा है, उसका जो 2.5% या 2.7% है वो हमें अचीव करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ 2% से हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली वी आर ऑन दी करेक्ट पाथ, वी विल रीच आवर टारगेट सून, और हम इसको अचीव भी कर लेंगे। अगर हम इसके जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी की यहां से बात कर रहे हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो इसका मतलब है कि जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर किलो डॉलर, एक किलो डॉलर का मतलब होता है $1000, यानी $1000 पे हमारा कितना ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जनरेट होता है। यानी हम अपनी इकोनॉमी से अगर हम जनरेट कर ये देखें तो ये हमारा कुछ आता है 1990 के अंदर में 0.726। वहीं पे जो हमारा टोटल ओवरऑल एमिशन था वो था 1381.1 1990 के अंदर में। यानी हर $1000 के ऊपर में इतना हमारा एमिशन होता और टोटल हमारा इतना एमिशन हो रहा था 1990 के अंदर में। धीरे धीरे अगर हम एक्सपेक्टेड देखें इस वाले लेवल तक 2023 से लेकर 2030 के लेवल तक, तो हमारा टारगेट है, नीड कितनी है, 0.26 की हमारी नीड है, एमिशन इंटेंसिटी कम होगी। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो 0.315 के आसपास है ओवरऑल, लेकिन एमिशन क्या है हमारा बड़ा है। वहां पे था 1383, यहां पे है 4133। डेफिनेटली ओवरऑल जो एमिशन है वो हमारा बड़ा है। लेकिन आप अगर हम इसको एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारी जो उस टाइम पे टोटल इकोनॉमी थी, वहां पे मान लीजिए टोटल एमिशन था हमारा 1000, मान लीजिए 1000 टोटल हमारा एमिशन था। और उस टाइम पे जो हमारा पर अगर हम जीडीपी अगर हम काउंट करें, जस्ट एक एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कंसीडर कर रहा हूं ये वैल्यू, अगर 1000 उस टाइम पे एमिशन होता था तो पर यूनिट हमारा सपोज कीजिए 20 यहां पे प्रोड्यूस हो रहा था, यानी हमारी जो इकोनॉमी थी वो 20 थी। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आज के टाइम पे अगर हमारा टोटल एमिशन अगर 2000 हो गया है, 2000 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हो गया है, तो हमारा जो एमिशन था वो 2000 हो गया। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो पर कैपिटा और जो इकोनॉमी है वो जो बढ़ी है, यानी जीडीपी हमारी फास्ट रेट से बढ़ी है, उतने रेट से पॉल्यूशन नहीं बढ़ा। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे है 7% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन 4% के हिसाब से, 2 से 4% के हिसाब से हमारा एमिशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 35 हो गया है, ठीक है, यहां पे अगर 35 हो गया है, यानी या फिर 35 नहीं 65 इसको ले लीजिए, तो ओवरऑल क्या आएगा, कम। डेफिनेटली हमारा जो ओवरऑल इंटेंसिटी है यानी एमिशन जो है वो बड़ा है, वहां से काफी बड़ा हो गया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रेट से हमारी जीडीपी भी बढ़ी है। और हमारा जो ओवरऑल वैल्यू जब आएगी डिवाइड करके तो वो हमारी डाउनवर्ड जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी ओवरऑल अगर हमारा एमिशन बढ़ा है तो उससे कहीं ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ा होगा, और तब जाके हमारी जो उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है, यानी इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे आएगी तो ये हमारी ओवरऑल कम आ रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली कंट्रीज अगर जीडीपी 1% बढ़ाती है तो पॉल्यूशन 2% बढ़ा देती है। हमारा क्या है, हमारा जीडीपी जो है 7% के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट है, तो हमारा जो पॉल्यूशन रेट है वो 3 से 4% ही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब हम ओवरऑल इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारी इंटेंसिटी क्या आएगी, हमारी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम आएगी। सेकंड प्लेज की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन पावर जनरेट करने का हमने प्लेज किया है, यानी 50% एटलीस्ट जो हमारी पावर कैपेसिटी है फॉसिल फ्यूल से जो हम करते थे, और जो ओवरऑल जो हमारा है वो ओवरऑल
हम अब नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के रिन्यूएबल पे स्विच कर लेंगे, यानी 50% नॉन रिन्यूएबल और 50% रिन्यूएबल। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लगभग 20% के आसपास ही हम रिन्यूएबल से कर पा रहे हैं, 20 से 30%, लेकिन इसको 50% तक हमें लेके जाना है। ये हमने प्लेज किया है, यानी टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है हमारी, वो एक तरीके से नॉन फॉसिल फ्यूल को हमें बढ़ा के 500 गीगावाट कर देना है 2030 तक। इसको आपको याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है 2030 तक। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स विद द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन राइजिंग। जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल है, यानी जो सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, हाइड्रो है, इन सबको हम बढ़ा रहे हैं। सोलर पावर हमारा कुछ टाइम पहले 2% हुआ करता था कंट्रीब्यूट, आज के टाइम पे 20% कंट्रीब्यूट करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमने अचीव किया है। चैलेंज की अगर हम बात करें तो यहां पे डिस्पाइट द ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, ऑयल और गैस भी आज हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी जो लेवल है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत ज्यादा कोल से ही प्रोड्यूस होता है। इमीडिएटली कोल को एकदम फेज आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 60% के आसपास एनर्जी हमारी कोल से ही आती है। बट एक अच्छी बात है कि हम कोल की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और जो हमारा सोलर की जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट दूसरी जो बात है यहाँ पे नेगेटिव जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो हमारा सोलर का अगर हमारा जिस रेट से बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारा जो कोल की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रही है। तो वहां पे हमें सोचने की बात है कि हमें कोल के जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल सोर्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो हम एक्सपेक्टेड था, यानी इतना जनरेशन में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी 53.7%। शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल सोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, यानी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, लेकिन हम जो है इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें थोड़ा सा कम करने की अभी जरूरत है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल का शेयर जो है वो बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन नॉन फॉसिल का भी काफी अच्छे रेट से यहाँ पे बढ़ा है, तो हमें उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। थर्ड, अगर हम प्लेज की अगर हम बात कर रहे हैं, कार्बन सिंक को हमें बढ़ाना है। इतने फॉरेस्ट ग्रो करने हैं कि वो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को एब्जॉर्ब कर सके। अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 2 जो है बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली सक करा जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके, तो इतना हमें टारगेट को अचीव करना है। राइजिंग लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो प्लांट से उनके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो रही है, जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज हम देख पा रहे हैं। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लांट बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक ग्रोइंग कंसर्न है। राइजिंग टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट डिस्पाइट अ 7% इंक्रीज इन फॉरेस्ट कैनोपी, यानी फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कैनोपी को हम 7% कुछ सालों में बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हैज डिक्लाइंड बाय ओवर 6%, लेकिन उसके जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 6% से कम हो चुकी है, इंडिकेटिंग नीड फॉर मोर रोबस्ट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एफॉरेस्टेशन स्ट्रेटजीज। यानी कि सिर्फ हमें प्लांट बढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ ओवरऑल टेम्परेचर को भी कम करने की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ प्लांट अगर हम बढ़ाते रहेंगे और उसकी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कैपेसिटी जो है वो कम होती रहेगी, तो ओवरऑल टेम्परेचर ही ना बढ़े, ऐसी प्रैक्टिसेस भी हमें करने की जरूरत है। फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2030 तक हमें जो लगभग 27.3 बिलियन टन्स तक की कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ानी है अपने ट्रीज के थ्रू। यानी अगर हम 1994 के अंदर में देखेंगे तो 22.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी। फिर वहीं 2005 के अंदर में 24.3 बिलियन टन हो गई, और जो 2021 में आज के टाइम पे 26.4 बिलियन टन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। लेकिन 2030 तक हमें इसको कम से कम 27.3 27.3
एट लीस्ट करनी है। आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, बट डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारा एफर्ट डालने पड़ते हैं। यानी अभी फिलहाल के लिए 26.4 है, इसको 27.3 करने के लिए और टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास, यानी 5 साल जो है वो बहुत ही कम है। इस वजह से एफर्ट हमें ज्यादा डालने पड़ेंगे, एफोरेस्टेशन बढ़ानी पड़ेगी, रिफोरेस्टेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज है नेट जीरो का जो टारगेट है वो हमारा जो है 2070 तक, यानी नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, यानी जो हमारा ओवरऑल एमिशन है वो जीरो हो जाएगा। यानी एब्जॉर्प्शन, यानी जो एमिशन है, एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये होगा हमारा जीरो। तो नेट जीरो हमें अचीव करना है, जो कि 2% टारगेट, 2% जो डिग्री सेल्सियस का टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में, उसको हम यहां से अचीव कर सकते हैं। इंडियाज नेट जीरो टारगेट फॉर 2070 इज मोस्ट डिलेड अमंग दी G20 नेशंस, यानी यहां पे जो है 2070, बस ये एक प्रॉब्लम है कि दूसरी कंट्रीज ने इसको 2050 रखा है, किसी ने 2070 रखा है, इंडिया ने इसको 2070 रखा है, किसी ने 2060 भी रखा है। तो कंट्रीज बोल रही हैं कि इंडिया ने बहुत ही डिले करके टारगेट रखा है 2070, बट सूनर और लेटर वी विल अचीव दिस टारगेट एंड डेफिनेटली इन 2070 विल, होपफुली हम इसको अचीव कर लेंगे। चाहे वो थोड़ा डिले होगा लेकिन अचीव हो जाएगा शायद। और अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेट अंडर करंट पॉलिसीज, इंडियन एमिशन विल राइज बाय 41% बाय 2030 and continue growing until 2040, making difficult to meet long term climate goal। यानी हम IMF के प्रोजेक्ट जो कि इंडिया में चल रहे हैं, डेट प्रोजेक्ट डेट अंडर उसके अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें, IMF के अंडर करंट पॉलिसीज इंडिया एमिशन विल राइज बाय 41% बाय 2030। हम जो जिस हिसाब से इंडिया के जो प्रोडक्शन चल रहा है, जिस हिसाब से इंडिया जो ग्रो कर रही है, 41% तक इनका एमिशन बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शन। बट कितना सच होगा डेफिनेटली ये तो टाइम ही बताएगा। 2030 तक 41% हो सकता है और ये 2040 तक बढ़ता ही रहेगा, जो कि इनके टारगेट्स को अचीव नहीं करा पाएगा, ऐसा IMF बोलता है। बट ये टाइम ही बताएगा। इंडिया इज पुटिंग देयर एफर्ट्स इन अचीविंग देयर टारगेट्स। अगर हम बिगर रिस्क की बात करें, एक्सट्रीम वेदर इज अ बिगर रिस्क फॉर इंडिया देन रिचर कंट्रीज। एक बहुत नेगेटिव हम बात देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर इंडिया को दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो इंडिया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट तो पूरे डाल रहा है, लेकिन जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, हमारे जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है। यानी अगर दूसरी कंट्रीज में हम देखें तो एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जाएगा, लेकिन इंडिया पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। एक्सट्रीम वेदर अगर होगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा इंडिया के लिए एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। यानी अगर नंबर ऑफ हॉट डेज की अगर हम बात करें तो पास्ट में नंबर ऑफ हॉट डेज हुआ करते थे 80 पूरे साल के अंदर, लेकिन आज के टाइम पे कुछ साल से हम देख पा रहे हैं कि 97 डेज होंगे हॉट डेज। अब हॉट डेज ज्यादा अगर होंगे तो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के 19 हॉट डेज हैं पूरे साल के अंदर में, 26 हो जाएंगे ये कुछ साल के बाद। 11 दिन है यूएस के अंदर में, वो 23 हो जाएंगे। चाइना में हॉट डेज सिर्फ 4 हुआ करते थे, अभी धीरे धीरे 7 हॉट डेज हो जाएंगे। हॉट डेज से यहाँ पे डायरेक्ट मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी पे है। यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए अगर गर्मी रहेगी तो हमारे वेदर पैटर्न को पूरा चेंज कर देगी। ड्रॉट भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है और क्रॉप को प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीजेस बढ़ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया का हिस्टोरिकली अगर हम 25.4 पर जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देख रहे हैं, 2039 तक 26.3 हो सकता है, यानी 0.9 का इंक्रीमेंट यहां देखने को मिल रहा है। यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 19.3 हो जाएगा, अभी 18.4 है। यूएस में भी बढ़ेगा, चाइना में बढ़ेगा, यूके में भी बढ़ेगा। यूके में सिर्फ 0.8 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1.1 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया का ऑलरेडी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग स्टेज है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 0.6 यानी 6.3 आवर्स
से यानी एक तरीके से पर ईयर हमारी कम हो रही है। यानी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की अगर हम आवर्स में प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि कितने साल में पूरे साल में कितने टाइम की प्रोडक्टिविटी रही, मेनली हम प्रोडक्टिविटी क्रॉप से लेते हैं, तो हर साल में 6.5 घंटे के आसपास की प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम हो रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी को भी। इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं प्री ओरिएंटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचामृत अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एट COP 26 इन 2021। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटमेंट है, पंचामृत आउटलाइन इंडिया स्ट्रेटेजी टू अचीव द नेट जीरो बाय 2050। अभी मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2070 का हमने टारगेट रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया विल मीट एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। एक्सट्रीमली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030 और बाय यानी बिलो 2005 यानी 2005 में जो लेवल था वो 45% तक उसका हम कम कर देंगे बाय 2030। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी सेकंड और थर्ड ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, स्पेशली जो अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम आ रहा है, तो डेफिनेटली पंचामृत जैसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टारगेट, इस बार जो मीटिंग चली थी हमारी नवंबर में, उस मीटिंग में बहुत सारा चीजें इसके ऊपर में डिस्कस की गई हैं कि कितना टारगेट हमने अचीव किया है, कितना हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री एज वेल एज मेंस के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।